हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरण के घटकों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पहला हमारा घटक था अवस्थिति, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम दूसरा घटक है हमारा उच्चावच, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा है उच्चावच। तो देखिए, हम पृथ्वी के धरातल के ऊपर हम उच्चावच के बारे में हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के उच्चावच हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमारा है पर्वत, दूसरे हैं पठार और मैदान। हमें पृथ्वी के धरातल के ऊपर 3 प्रकार के उच्चावच पर्वत, पठार और मैदान देखने को मिलते हैं। और हम पर्वतों के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर 26% पर्वत पाए जाते हैं और पठारों के बारे में हम बात करें तो 33% पठार और 41% जो क्षेत्रफल है वो मैदान पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर 3 प्रकार के उच्चावच मिलते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत पाए जाते हैं 26% और पठार 33% और मैदान है वो 41% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम सबसे पहले पर्वतों के बारे में हम बात करें तो देखिए, पर्वतों का जो धरातल होता है, यहाँ की जो वातावरण होता है बिल्कुल विषम वातावरण होता है। यहाँ का विषम वातावरण होता है। यहाँ की जलवायु कठोर होती है, जलवायु कठोर, क्योंकि पर्वतों के ऊपर सदैव बर्फ़ जमी रहती है। पर्वतों की जो ऊंची जो चोटियाँ होती हैं उन चोटियों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो इसी कारण से जो मानव के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएँ हैं वो करना मुश्किल हो जाती है। इसीलिए पर्वतों पर मानव का निवास हमें कम देखने को मिलता है। देखिए, पर्वतों के ऊपर मानव के द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाएँ हैं की जाती है वो सबसे कम की जाती है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो कठोर होती है और धरातल यहाँ का विषम होता है इसीलिए। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों पर पर्वतों में भी आर्थिक क्रियाएँ जो घुमक्कड़ जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा की जाती है, जैसे आखेट करना, भोजन एकत्र करना। इसके अलावा चलवासी पशुचारण आदि आर्थिक क्रियाएँ जो घुमक्कड़ जो जनजातियाँ होती है उनके द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में ही की जाती है। ठीक है, तो हम विशेष रूप से हम देखें तो पर्वत है जो मानव निवास के लिए बहुत ही कम उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वातावरण है वो मानव के निवास के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसीलिए जनसंख्या के बारे में भी हम देखें तो पर्वतों के ऊपर जो जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है। ठीक है, उसके बाद हम पठार के बारे में हम देखें तो पठार क्या होता है। तो देखिए, पठार एक जो धरातल होता है उस धरातल से कुछ ऊंचाई पर उठा हुआ एक समतल भूभाग होता है। पठार धरातल से ऊपर उठा हुआ समतल भूभाग होता है। और यहाँ पे चोटियाँ नहीं पाई जाती हैं, जैसे पर्वतों पर चोटियाँ मिलती है वहाँ पे, तो पर्वतों के ऊपर कहीं जो हमें चोटियाँ मिलती है उस प्रकार से पठारों के ऊपर चोटियों का अभाव होता है। पठारों पर चोटियाँ नहीं पाई जाती है, बल्कि केवल एक समतल पठारी भूभाग पाया जाता है, पथरीला एक भूभाग पाया जाता है। ठीक है, तो हम पठारों के बारे में भी हम देखें तो यहाँ पर भी अधिक जो मानव का निवास है नहीं पाया जाता है, क्योंकि पठारों के ऊपर भी जो सभी आर्थिक क्रियाएँ हैं विशेष रूप से कृषि कार्य है वो मानव के लिए मुख्य है, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि धरातल बहुत पथरीला होता है, जलवायु उपयुक्त नहीं होती है, यातायात के साधनों का यहाँ पे अभाव होता है। इन सभी क्रियाओं के होने, इन सभी कारणों से पठारों पर भी मानव का निवास हमें कम दिखाई देता है। और वैसे हम देखें तो पठार है जो कुछ ही पठार, जैसे जो ज्वालामुखी के लावा के द्वारा निर्मित जो पठार है, ज्वालामुखी निर्मित पठारों के ऊपर हमें कुछ मात्रा में जनसंख्या का निवास भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो ज्वालामुखी के लावा के निर्माण से जो कांप मिट्टी मिलती है वह कांप मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसे हम भारत में आप देख लीजिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो दक्षिण का पठार है, भारत का
जो प्रायद्वीपीय पठार है, वह पठार है जो कृषि के लिए बहुत अधिक मात्रा में उपयुक्त माना गया है, क्योंकि यह जो पठार है वो बेसाल्टिक जो लावा है, उस बेसाल्टिक लावा की ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बेसाल्टिक लावा का निर्माण हुआ था, उससे जो कांप मृदा है, उस कांप मृदा के द्वारा इस पठार का निर्माण हुआ है। और यह जो काली मृदा है वह कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसीलिए यहाँ पे अधिक मात्रा में कृषि कार्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार से पठारों के बारे में भी हम देखें तो कुछ ही पठार जो ज्वालामुखी के लावा के द्वारा निर्मित हुए हैं, वो पठार कृषि के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि काली मिट्टी है वो कृषि कपास के लिए उपयुक्त होती है, इसीलिए यहाँ पे कृषि कार्य भी किया जाता है। तो कुछ ही पठार मानव के निवास के लिए उपयुक्त हैं, बाकी अधिकतर जो पठार है वहाँ पे आर्थिक क्रिया है वो नहीं की जाती है। फिर उसके बाद हम देखें मैदान के बारे में हम बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है मानव के निवास के लिए, सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त स्थल है वो मैदान है। और पृथ्वी के धरातल पर हम देखें तो 41% क्षेत्रफल मैदानों का विस्तार है। और क्योंकि यहाँ पे जो सभी आर्थिक क्रियाएं हैं मानव के निवास के लिए, सभी सुविधाएं हैं और मानव के आर्थिक जीवन यापन करने के लिए सभी आर्थिक क्रियाएं जो मानव करता है, जैसे कृषि कार्य है, ठीक है, यातायात है, परिवहन है, और इन सभी साधनों की यहाँ पे सुविधा होती है, इसीलिए मानव का निवास हमें इस स्थान पर मैदानी भागों में अधिक देखने को मिलता है। जैसे मैदानी भागों में हम देखें तो यहाँ पे यातायात की सुविधा होती है, यातायात की सुविधा होती है क्योंकि जो धरातल होता है वो समतल होता है। क्यों? समतल धरातल के कारण, समतल धरातल होता है, उस वजह से यहाँ पे यातायात की सुविधा भी होती है। और आर्थिक क्रियाएं आसानी से की जा सकती है, आसानी से होती है इन क्षेत्रों में, जैसे व्यापार है, ठीक है। और जो उद्योग धंधों की स्थापना भी यहाँ पे आसानी से की जा सकती है, क्योंकि उद्योगों की स्थापना करने के लिए जो भी स्थानीय कारक होते हैं वो सभी स्थानीय कारक मैदानी भागों में आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना भी इन क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा कृषि कार्य भी आसानी से इन क्षेत्रों में होता है, कृषि कार्य, क्योंकि मैदानी भागों में ही जो नदियों के द्वारा जो लाई गई जो जलोढ़ मृदा है उसका विस्तार पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कृषि कार्य भी आसानी से किया जाता है। और उसके बाद हम देखें तो विश्व की जो सभी महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं, मानव सभ्यताएं हैं, उस मानव सभ्यताओं का विकास भी नदी घाटों के किनारे पे मतलब मैदानी भागों में ही हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो उच्चावच में हमारे जो मैदानी भाग हैं वो मानव के निवास के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में मानव का निवास हमें अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का और उच्चावच का भी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित है, क्योंकि ये जो उच्चावच है जिसमें हमारा मैदान है और मैदान भाग में जो सभी विशेषताएं पाई जाती है, ये सभी विशेषताएं मानव के निवास के अनुकूल है, इसीलिए यहाँ पर जहाँ का जो वातावरण है मानव के निवास के लिए अनुकूल है, यहाँ की जलवायु मानव के निवास के लिए अनुकूल है, इसीलिए मैदानों में मैदानी भागों में और मानव के निवास में भी अधिक संबंध पाया जाता है। उसके बाद हम जो पर्यावरण का जो अगला जो कारक है वो है जलवायु। अगला कारक है जलवायु। तो देखिए जलवायु में और मानव में भी घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि जलवायु के जो सभी कारक हैं जैसे तापमान है, वर्षा है, मिट्टी, आर्द्रता, इन सभी का मानव से सीधा संबंध पाया जाता है। मानव मतलब मानव है जो विश्व के किसी भी कोने में निवास करता है, उसी जिस भी कोने में वह मानव निवास करेगा उसी क्षेत्र में वहाँ की जलवायु का मानव के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मानव है अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें मानव का निवास कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तापमान की अधिकता होती है। किन क्षेत्रों में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान की अधिकता क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान की अधिकता के कारण मानव का निवास कम पाया जाता है। मानव का निवास कम किसके कारण? तापमान की अधिकता के कारण। तापमान की अधिकता के कारण
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानव का निवास कम पाया जाता है। इसके बाद हम देखें जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें मानव का निवास हमें अधिक देखने को मिलता है। मानव का निवास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का तापमान है, वहाँ की जो वर्षा है, ये सभी जो कारक है, तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये सभी मानव के निवास के लिए अनुकूल होती है। इसीलिए शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानव का निवास हमें अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हम देखें तो तापमान भी कम रहता है। तापमान कम मतलब मध्यम, मानव के निवास के लिए अनुकूल, ठीक है। और उसके बाद हम वर्षा की बात करें तो वर्षा भी अनुकूल होती है, वर्षा भी अनुकूल, ना तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ना ही बिल्कुल कम होती है। इस प्रकार से हम देखें तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो मानव के निवास के लिए अनुकूल सभी दशाएं होती हैं वो इसमें पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या का जो निवास है वो हमें अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें शीतोष्णकटिबंधीय शीतकटिबंध की, शीतकटिबंध। तो देखिए शीतकटिबंधों में मानव के निवास के लिए जो सभी आवश्यक दशाएं हैं वो बिल्कुल विपरीत पाई जाती है, मतलब अनुकूल नहीं पाई जाती है। अनुकूल नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वातावरण बहुत ठंडा होता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इन सभी कारणों से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानव का निवास बहुत कम पाया जाता है। इस प्रकार से जलवायु का भी मानव के निवास के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखें हमारा जो अगला कारक है, फिर जलवायु के बारे में हम देखें तो प्रसिद्ध जो भूविज्ञान जो भूगोलवेत्ता है कुमारी सैंपुल ने कहा है कि पर्यावरण के सभी भौगोलिक कारकों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। सैंपुल ने कहा है कि पर्यावरण के सभी कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये किसने कहा था? कुमारी सैंपुल ने, ठीक है। कुमारी सैंपुल ने पर्यावरण के जो कारक उनके बारे में बताया, उसमें जलवायु के बारे में उन्होंने बताया कि पर्यावरण के जो सभी कारक हैं उन सभी कारकों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो है जलवायु। ये कहा था प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता कुमारी सैंपुल ने, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगली जो कारक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। अगला कारक है प्राकृतिक वनस्पति। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम देखें तो विश्व में हमें 4 प्रकार की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। पहले है वन, दूसरे है मरुस्थल, वन है, मरुस्थल है, तीसरे हैं घास के मैदान, ठीक है, और चौथे हैं जो टुंड्रा प्रदेशीय जो वनस्पति है वो टुंड्रा वनस्पति। तो विश्व में हमें ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से वन देखने को मिलते हैं। पहले हमारे वन है, दूसरे मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय वनस्पति है, तीसरी है घास के मैदान, चौथे है टुंड्रा वनस्पति। तो देखिए वनों के बारे में हम देखें तो वन है जो मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। और ये सदाबहार वनों की विशेषता ये है कि ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ जहाँ पे वर्षा अधिक हो, वर्षा
अधिक और तापमान भी अधिक, तापमान अधिक। वनों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो वन है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जहाँ पे सदाबहार वन हमें देखने को मिलते हैं। सदाबहार वनों की विशेषता ये होती है कि जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और तापमान अधिक होता है, ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ऐसा जो वातावरण है वो हमें मिलता है विषुवत-रेखीय क्षेत्रों पर। विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ऐसा जलवायु हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर विषुवत-रेखीय क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पे जो सदाबहार वन पाए जाते हैं उन सदाबहार वनों को विषुवत-रेखीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। विषुवत-रेखीय सदाबहार वन। इन वनों की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये जो वन होते हैं बहुत सघन होते हैं, सघन वन। इन वनों की मुख्य विशेषता होती है कि इनमें बहुत सघनता पाई जाती है, बहुत सघन होते हैं। इनकी लंबाई भी अधिक होती है, लंबाई अधिक, इनकी लंबाई अधिक होती है और ये सघन होते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि इनके ऊपर जो सूर्य की जो किरणें होती है वो इनके पेड़ों के अंदर से होकर धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब इतनी अधिक मात्रा में घने होते हैं कि सूर्य की किरणें भी पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। इतने अधिक मात्रा में सघन होते हैं, इसीलिए भी उनका आर्थिक दोहन नहीं किया जा सकता है, इतनी अधिक सघनता के कारण। ठीक है, हमने वनों के बारे में पढ़ लिया है। अगला हमारा है मरुस्थल। देखिए, जहाँ पे विश्व में जहाँ कहीं भी हमें मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे भारत में हम देखें तो थार का मरुस्थल है। ठीक है, भारत की बात हम करें तो थार का मरुस्थल, उसके बाद है एशिया में गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और कालाहारी, सहारा और कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका में है। उसके बाद अटाकामा, अटाकामा और पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल है। कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल है, सहारा का और कालाहारी का। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसके अलावा अटाकामा और पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये विश्व के जो सभी मुख्य रूप से जो मरुस्थल है उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। और मरुस्थलीय जो वनस्पति है उसकी विशेषता ये होती है कि इनके जो पत्तियाँ होती हैं कांटेदार, कांटेदार पत्तियाँ होती हैं। इनकी जड़ें गहरी होती हैं, जड़ें गहरी होती है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः छोटी झाड़ियाँ, इन वनों में मुख्य रूप से छोटी झाड़ियाँ। ठीक है, और जो कांटेदार कांटेदार पेड़ हैं जैसे कैक्टस, कैक्टस और नागफली, नागफली ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और मरुस्थलीय प्रदेशों की हम विशेषता देखें तो यहाँ पे वर्षा बिल्कुल कम होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों की क्या विशेषता होती है? वर्षा कम, तापमान अधिक, तापमान अधिक। वर्षा तो देख लीजिए कम से कम 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में होती है मरुस्थलीय भागों में। और तापमान के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे तापमान लगभग 45 से लेकर और 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। और इतने अधिक तापमान और इतनी कम वर्षा में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः कैक्टस है, नागफली है और बबूल है, केजड़ी है। इसके अलावा जो छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी मरुस्थलीय वनस्पति। इसके बाद हम घास के मैदानों के बारे में हम बात करते हैं। विश्व में पाए जाने वाले जो प्रमुख घास के मैदान हैं, विश्व में कौन कौन से घास के मैदान हैं? पहले हमारा जो एशिया में पाया जाता है वो स्टेपीज है। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? एशिया महाद्वीप में। फिर है प्रेरी, प्रेरी घास के मैदान है, वो पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका।
उसके बाद है वेल्ड, उसके बाद है पंपास जो दक्षिणी अमेरिका में, उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला घास के मैदान जो पाए जाते हैं लानोस में, ठीक है। उसके बाद है वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका, और डाउन्स, डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं, ठीक है। इन घास के मैदानों को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जब छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें ये 100% ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि प्रेरी घास के मैदान है वो किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, या फिर वेनेजुएला है जो घास के मैदान है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से आपको ये सभी आपको याद रखने हैं। स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं एशिया में, प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, पंपास जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में, वेनेजुएला है लानोस में, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये हमारे विश्व के घास के मैदान है। और घास के मैदान में जो पाई जाने वाली वनस्पति है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। इन सभी घास के मैदानों में मुख्य रूप से गेहूँ की पैदावार की जाती है। इसके अलावा कहीं कहीं घास भी कहीं कहीं उगाई जाती है, ठीक है। तो आगे हमारा जो अगली वनस्पति है वो है टुंड्रा प्रदेशीय वनस्पति या फिर टुंड्रा वनस्पति। देखिए, टुंड्रा वनस्पति के बारे में हम बात करें तो ये जो टुंड्रा प्रदेशीय जो वनस्पति है वो कहाँ मिलती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, मतलब ध्रुवों पर यह वनस्पति पाई जाती है। और इसके बाद हम देखें तो ये टुंड्रा प्रदेश से जो वनस्पति है वो एशिया में जैसे साइबेरिया में यह वनस्पति मिलती है। और यहाँ की जो जलवायु होती है टुंड्रा प्रदेश से जो जलवायु के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे तापमान माइनस में होता है, तापमान कम लगभग 0 से लेके और -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पाया जाता है। और सर्दियों में हम देखें तो यहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान भी पहुँच जाता है, ठीक है। फिर हम इसके बारे में आगे देखें तो यहाँ पे मिट्टी का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। यहाँ पे केवल चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और टुंड्रा प्रदेश से जो वनस्पति है उसमें काई और जो लिचिन है, शैवाल, नरकुल, मुख्य रूप से काई और लिचन, ये 2 प्रकार की ही वनस्पति हमें देखने को मिलती है टुंड्रा प्रदेशीय वनस्पति में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उच्चावस्थीय और प्राकृतिक वनस्पति जिसके बारे में हमने देख लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।